एक कौन सा था हमारा बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट, और दूसरा कौन सा है, जीएसटी। हालांकि जीएसटी के बारे में तुमको थोड़ा बहुत पता होगा, आपने पे करा होगा, ऑब्जेक्शन बिल पे डाला होता है ना। तो ये सारी बातें करेंगे, बट मैं सीधा स्पेसिफिक बात पर आता हूँ। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है सर। और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, वो ये कहता है पे टैक्सेस इफ यू, बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर आप कमाओगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्सेस। मेरा आपसे सवाल, क्या आप बच्चे अभी कुछ कमा रहे हो, तो क्या आपने अभी तक कोई टैक्स पे करा होगा? ऑब्वियसली सर, हमने कोई भी टैक्स पे, कोई भी इन द सेंस इनकम टैक्स तो हमने पे नहीं करा होगा। ठीक है सर। जीएसटी क्या होता है मैं आ जाऊंगा उसके ऊपर। आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आशीष की बात करते हैं, आशीष की बात हो गई, या आप में से किसी की बात हो गई, या मेरी बात हो गई, या कंपनी की बात हो गई। कंपनी भी कमाती है नहीं कमाती? कंपनी, फर्म कमाता है, पार्टनरशिप फर्म, यस। तो क्या ये जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर है या फर्म के ऊपर भी है? कंपनी के ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर, सबके ऊपर है भाई साहब। सर फॉरेन कंपनी जो बाहर रहती है वो इंडिया में क्यों टैक्स देगी? अच्छा, मैं जो टैक्स के लॉस पढ़ा रहा हूँ ये वर्ल्ड वाइड पढ़ा रहा हूँ या इंडिया के पढ़ा रहा हूँ? इंडिया के बता रहा हूँ। तो जो कंपनी बाहर है और बाहर ही कमाती है वो इंडिया में टैक्स देती होगी? नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा वो, समझ रहे हो? तो मैं अभी अगर एक सिंपल सी बात लूं कि मान लो आशीष से मैं पूछ रहा हूँ भाई तेरा टैक्स कितना है, तो आशीष बोलेगा सर मेरा जो टैक्स है वो निल है। आप मुझे बताइए निल क्यों है? क्योंकि उसकी कमाई ही नहीं है। मैं कमाई को एक टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या निकालते हो बेटा? टोटल इनकम निकालते हो। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है, कितने हेड्स का टोटल होता है? 5। सबसे पहला बता दो, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और कैपिटल गेन लिख देता हूं। हालांकि तुम एक पॉइंट पे समझोगे कि इसका भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, बट उतना डिटेल ऐसे जाना नहीं होता। चलो पीजीबीपी लिख देते हैं अभी। उसके बाद कैपिटल गेन और लास्ट, सर ये आप क्या बोल रहे हो, क्या क्या चीजें बेटे? कल को अगर तुम नौकरी करोगे, अगर मान लो तुम्हारा पैकेज लगा है 12 लाख रुपए का, आशीष बोल रहा है सर मेरी जॉब लग गई एयरटेल के अंदर 12 लाख रुपए की, मुझे बताइए जो भी पैसा इसे मिल रहा है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी। तो भाई ये महीने की सैलरी है या साल की है? ईयरली, ठीक है, ईयरली सैलरी है। उसके बाद बताइए, बैग इधर, ठीक है। नेक्स्ट इज, सपोज करो मेरे पास एक घर है और उससे मुझे बच्चे किराया आ रहा है 40,000 रुपए, 40,000 हर मंथ किराया आ रहा है। फिर आपसे सवाल, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा वो? एचपी क्या है बच्चे के? हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं इजी कर देता हूँ, 50,000 अगर महीना है तो साल का कितना हो गया? 6 लाख। पीजीबीपी क्या होता था? फुल फॉर्म क्या होती थी पीजीबीपी की? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई साहब कल को जब तुम बड़े बच्चे हो जाओगे, सीए बन जाओगे, सीएस बन जाओगे, सीएम बन जाओगे, जरूरी है क्या नौकरी करोगे? कितने बच्चे अपने से कहते हो सर हमने तो नौकरी करनी है? ये कंफ्यूजन वाला स्टेप था क्या ये? हाँ, कोई बच्चा ऐसा है जिसको एकदम क्लियर है बिजनेस करना? Good. और बाकी बच्चे बिजनेस, आपका बेटा बिजनेस या जॉब? बिजनेस। रोज कहता शादी करनी है। फिर वह क्लियर हो जाए, शादी तो हो जाएगी, ऐसा बेटा हर केस में नहीं है। सही बनने के बाद पक्का नहीं है भाई। इंसान के अपने भी अच्छे इंसान होना चाहिए।
ठीक है। सो बेसिकली पीजीवीपी क्या होता है बच्चे, बिजनेस है। तो आप मुझे बताइए, अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस होता है जैसे आपने कोई मोमोज की शॉप खोल ली, ये अपने में बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है किस चीज को बिजनेस बोलोगे, किस चीज को प्रोफेशन बोलोगे। ठीक है, लेकिन आपको बताऊं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, क्लाइंट्स को ऑडिट सर्विसेज देते हो, तो प्रोफेशन में आती है। अभी वो मुद्दे की बातें नहीं है। कहने की बात ये है, तुम सब अकाउंट्स पढ़कर आए हो, तुम लोग जो नेट प्रॉफिट बनाते हो, नेट प्रॉफिट कहां पर आ जाता है, पीजी बीपी, सेल्स माइनस कॉस्ट। मेरा जितना प्रॉफिट है, सरकार कहती है भाई इस प्रॉफिट में से हमें हिस्सा दे दे, तो वो प्रॉफिट है। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, बच्चे हमारी जो सेल्स है ना, वो टोटल सेल्स है कितने रुपए की, 20 लाख की, और जो कॉस्ट है वो है 19 लाख रुपए। तो एड्यू जंक्शन का प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप मुझे बताइए एड्यू जंक्शन का पीजीवीपी कितना दिखाऊंगा मैं, समझ रहे हो। आज तो मैं अपने प्रॉफिट डिस्क्लोज कर दिया, मैंने किसी को बताना। 1,20,000 लगा लो। 1,20,000 कह रहे सर हम वहां बैठ के यही तो जीते। आधे बच्चे तो टीचर नहीं जाने को तैयार हो चुके हैं। ठीक है, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन होता है बच्चे, जैसे आपने शेयर्स परचेज करे और अगर आप उसको बेच रहे हो, ज्वेलरी, कोई भी चीज बेचने की वजह से, ठीक है, कोई भी चीज बेचने की वजह से प्रॉफिट, तो वो कहाँ चला जाता है, कैपिटल गेन। जैसे जिस घर में आप रह रहे हो, मान लो वो 1 करोड़ का खरीदा है और तुमने उसको 1,10,00,000 का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। तो भाई साहब वो जो 10 लाख है ना, सरकार के उसमें नहीं नजर है, सरकार के तेरे को प्रॉफिट हुआ है, मेरे को पैसा दे दे, उसमें से टैक्स दे दे। अदर सोर्स होता है बेटा, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी जैसे 20 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो सारे बच्चे आ रहे हो पार्टी में, ठीक है बिल्कुल। तो सारे बच्चे आ रहे हैं, तो सब बच्चे ना 10-10 हजार रुपए लेकर आना। कितने बच्चे आ रहे हैं, अब बोलने का बंद हो गया। ठीक है, अगर तुम सारे बच्चे 10,000 रुपए लाओगे, मान लो 100 बच्चे आ रहे हैं, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10 लाख। आप सब बच्चे आए, आपने 10-10 हजार रुपए सबने दिए, 100 बच्चों ने दिए, अग्री कर रहे हो, पक्का से देख लो, पकड़ लो पीछे, आप अग्री कर रहे हो, दीक्षा जी पक्का गिफ्ट दोगे मुझे 10,000 रुपए, ये ऐसे क्रॉस दिखा दो। ठीक है, तो मान लो अगर आप सब बच्चे 10-10 हजार रुपए मुझे गिफ्ट दे दो कि सर हमारी तरफ से आपको गिफ्ट, तो आप मुझे बताइए ये 10 लाख रुपए क्या, ये तो गिफ्ट है, क्या ये भी इनकम होती है, नहीं होती, होती है, 100% होती है भाई साहब। अगर ये गिफ्ट नहीं होती ना, तो कल को आप जहाँ नौकरी कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपको क्या बोलेगा, ये ले यार इस महीने दिवाली है, ये ले 1 लाख रुपए, अक्टूबर में, मार्च में होली है, ये ले गिफ्ट ले ले, एक महीने बर्थडे होगा, एक महीना एनिवर्सरी होगी, तो ऐसे 12 ओकेजन बना के गिफ्ट दे दूंगा तुमको तुम्हारी सैलरी, और कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो सरकार कह रही है भाई साहब गिफ्ट भी मिल रहा है तो वो भी इनकम है। आपके दिमाग में बात आ जाएगी, सर हमें तो बहुत गिफ्ट मिल रहा है, मिलते हैं ना गिफ्ट बहुत, फेब्रवरी में ज्यादा मिलता है, हाँ देने पड़ते हैं, हाँ तो हाँ माइंड में भी, अगर तेरे को पकड़ लूँ, जैसे अभी होता नहीं है इतने रुपए का गोल्ड निकला, वो तो काइंड है, तो तू क्या बोलेगा, नहीं लगे, वैल्यू लगा दूंगा उसकी, समझ रहे, समझ रहे हो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दो, उस पर टैक्स है, टैक्स है ना, मैं तेरे ऊपर टैक्स नहीं लगने देना चाहता। ठीक है, तो बेसिकली ये, अच्छा इसके अलावा मैंने और का एग्जांपल दिए थे, आपका जितना भी पैसा बच्चा आप बैंक में रखते हो, बैंक में जो पैसा होता है उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट इनकम होती है कि नहीं होती,
कौन से हेड में टैक्स करोगे बेटा? सैलरी है वो आपकी, हाउस प्रॉपर्टी किराया है वो, क्या पीजीबी की बिजनेस है आपका, ये कैपिटल गेन बेचा आपने कुछ अदर सोर्स, ऐसे बहुत चीजें होती है। आपने को मूवी देखी माला माल की? हाँ, उसमें लॉटरी जीतता है ना, वो कौन जीतता है? नहीं, एंथनी। इतने अगर तेरे को लॉ में सेक्शन याद होते तो क्या बात है। ठीक है, तो एंथनी जीतता है, तो उसके बाद इतनी खुशी होती है कि वो बढ़ जाता है। लेकिन वो जो पैसा होता है अगर उसे मिलता है या किसी को भी मिला, परेश रावल को मिला, तो क्या वो टैक्सेबल है? डेफिनेटली। लॉटरी का भी पैसा कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है? कहने की बात ये है सर जी, अदर सोर्स में अगर ऊपर के 4 हेड में नहीं आ रहा होगा तो अदर सोर्स में ऑटोमेटिकली फॉल हो जाता है। पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे मान के चल लो, मैं सिंपल रखने के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख बोल रहा हूं, क्या आप मुझे जीटीआई बता सकते हो? 12 लाख। इसके बाद बच्चे में क्या माइनस करता हूं? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, और वो कौन सी होती है? 80C टू 80U। सर ये भी एक चैप्टर है, बेसिकली मैंने इस पे आपको सिर्फ इतना बताया हुआ था, आप गवर्नमेंट के कहने से अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, आप ही का पैसा है। आप जैसे जहाँ भी पैसा रखते हो, अगर मेरे कहने से तुम एक जगह पे रखो, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरे कहने से तुम अपना पैसा पीएफ में रखो, पोस्ट ऑफिस में रखो, तो मैं तुम्हें एक बेनिफिट दूंगा। क्या बेनिफिट दूंगा? मैं तुम्हारी जीटीआई में से जो भी पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे ना, तुम्हारा ही पैसा है, उसको माइनस कर दूंगा। उससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास बेटा पैसा आ गया ना, वो सर्कुलेट, उसने अपने हिसाब से सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, तो फाइनली आपको मैं फायदा क्या दे रहा हूँ, उसको माइनस कर दूंगा जीटीआई में से, और फाइनली आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? टोटल इनकम कितना आ गया बच्चे? 11 लाख। हाँ जी मैडम। 1.5 लाख मैक्सिमम पढ़ेंगे। एलआईसी के अलावा और 50 चीजें जो आती हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर लो, 4 लाख इन्वेस्ट कर लो, 1.5 लाख से ऊपर नहीं, वो जब स्पेसिफिक घुसेंगे उसमें तो। एलआईसी मतलब वो 80C के अंदर है, ऐसा नहीं है कि आप ले सकते हो, इसके लिमिट 1.5 लाख से ऊपर नहीं कर सकती। एलआईसी 80C में, उसके अलावा 80B, 80U, डबल डी, डीडीबी, डीडीसी, डीडीए, डीडीबी, ऐसे बहुत सारे। समझ रहे हो? सर जी टोटल इनकम आने के बाद, आशीष जी आपकी टोटल इनकम मैंने निकाल दी बेटा, मुद्दे की बात तो टोटल इनकम निकालना होता है। अभी 4, 5, 6 क्लासेस के बाद, अच्छा अभी कुछ बच्चों का तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया ना, तो आप समझ रहे हो ना कितना टाइम लगा हाउस प्रॉपर्टी निकालने में। दीपक का जोक चाहे लेट हो जाए पर हंसी आ जाती है। हाँ जी ठीक है, तो आशीष जी आपकी टोटल इनकम कितनी है? 11 लाख। 12 थी और 1 लाख की डिडक्शन 11 लाख। मेरा आपसे सवाल, टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, दैट इज 11 लाख। कुछ बच्चों का एग्रीकल्चर इनकम हो चुका, आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया थोड़ा सा, लेकिन आज वो सारा का सारा रिपीट होगा, और मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन की क्लास जो 5 लेक्चर लगते हैं वो लग रहे हैं। ठीक है साहब? सर हमको कैसे निकालनी है टोटल इनकम सिखाओ ना, अभी नहीं रे, इसमें तो 40 लेक्चर करने हैं, अभी 3, 4 लेक्चर पहले तुम टैक्स कैसे निकलता है वो सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। और अभी सर पर्सन भी अलग अलग होते हैं, ऐसा मत सोचना, मैं अगर इंडिविजुअल का सिखा रहा हूँ, फर्म के ऊपर अलग है, कंपनी के ऊपर अलग है, सारा सीखेंगे। ठीक है, लेकिन एक सिंपल चला रहा हूँ पहले मैं। अगर एक इंडिविजुअल है तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चल सकते हो बच्चा। एक इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम है 11 लाख,
उसका एज है बेटा 32 ईयर्स। मुद्दे की बात यह है कि टैक्स कितना होगा सर? डाल दिया 11 पे निकला हुआ था। हाँ जी, अब समझना बच्चे कि टैक्स को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सारे बच्चे समझना टैक्स को कैसे निकाला जाता है। मैं आपको ना एक स्लैब सिस्टम सिखा रहा हूँ। इंडिया में ना स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होता है। स्लैब का मतलब ये होता है 0 to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakhs 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 lakhs above 30%। ये स्टैंडर्ड स्लैब, ये स्लैब ऐसे खत्म हो जाता है। इसको हमें समझना है। आप मुझे बताइए आपके पास इनकम कितने रुपए की है? 11 लाख। तो आप एज्यूम करिए आपके पास 11 लाख रुपए हार्ड कैश है। यू हैव 11 लाख रुपीस कैश। आप मुझे बताइए, और ये ना आपके बैग्स हैं बच्चों। बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4। इसको मत लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए। तुम सिर्फ ये लिखना और 5, 20 और 30। मेरे को बताइए, मान लो ये बैग है, ये बैग नंबर 1 है। मैं इसमें कैश डालना शुरू कर रहा हूँ, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 रुपी। मैं कब तक इस बैग में पैसा डाल सकता हूँ? कितना? 2,50,000। तो इस बैग की कैपेसिटी कितनी है? 2.5 लाख रुपए। ये मैंने पैसे डाले और मैंने इस बैग को मैं सरकार को दे रहा हूँ। इस बैग में कितने 2.5 लाख मिले थे, कितने रुपए चाहिए? तो मैं सरकार ने क्या बोला? कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने बोला पहले 2.5 लाख तुम्हारे क्या हो गए जी? सवाल ये है बैग नंबर 2, अगर आप ध्यान से, आपने 2.5 लाख लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बैग नंबर 2 है, ये दूसरा बैग है। वो वाला बैग मैंने साइड कर दिया है, ये दूसरा बैग है। मैं गिनती कहां से शुरू करूं? 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, 2.5 लाख 3 एंड आई विल डू दिस टिल व्हाट अमाउंट? मेरा आपसे सवाल, 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2 करके 5 लाख तक में रुका, बैग बंद कर दिया। इस बैग में कितने रुपए गए? 2.5 लाख मैडम। आपने 2.5 लाख 1 से शुरू करा है और 5 पे रुक रहे हो, तो 2.5 लाख रुपए घुसे ना उसमें। समझ रहे हो? ये लॉजिक है, ये पकड़ो ये वाली बात। ठीक है, तो और 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा। हाँ, इस बैग के अंदर अब तूने 2.5 लाख डाले हैं बैग नंबर 2 में। अब आप सरकार को बोल रहे हो कि इस बैग में से कितना चाहिए गवर्नमेंट को? 5%। 2.5 लाख का 5% क्या हुआ बेटा? 12,500। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया है तो मुझे बता दीजिए बैग नंबर 3 में कितने रुपए डाल रहा हूं मैं? कैपेसिटी 5 लाख, बिकॉज 5 लाख से शुरू हो रहा है ना। और 5 लाख टिल 10 लाख में 5 लाख 1, 5 लाख 2 करके 10 लाख तक, तो 5 लाख रुपए उसे कितना परसेंट ले लेगी सरकार? कितना हो जाएगा? 1 लाख। गुड। और आप मुझे बता दीजिए, अब मैं जो ये वाला स्लैब है आखिरी वाला, बैग नंबर 4 की कितनी कैपेसिटी है? टेक्निकली मैंने डाला तो 1 लाख है, क्योंकि 10 लाख तो यहाँ तक डल गया। 1 लाख और बचा हुआ जो डल जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं मेरी इनकम 100 करोड़ रुपए है, तो वो कौन से बैग में जा रहा है सारा पैसा? 11 लाख के बाद भी क्या रहा? अनलिमिटेड कैपेसिटी है, कितना ही पैसा डाल सकते हो आप। तो लेकिन अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 10 लाख से लेकर, तो 1 लाख के ऊपर 30% कितना हो गया बेटा? अब वो समझ आया स्लैब सिस्टम? अब मुझे बताइए टोटल कितना हो गया जी? 1,42,500, 142,500। अब सर सरकार इसके बाद कहती है सर क्या टैक्स निकल गया? नहीं बच्चे, इतना नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं ना तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट बोले तो रिबेट, यानी कि जो लोग उतना ज्यादा नहीं कमाते, ठीक है, उनको क्या होगा?
इस अमाउंट में से कुछ रिबेट मिल जाएगी। एक एक वर्ड हीरे मोती समान है बच्चे। रिबेट जो मिल रही है बच्चे, दैट इज अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट किसको मिलती है? आप इंडिविजुअल होने चाहिए, आप रेजिडेंट होने चाहिए, और आपकी टोटल इनकम पीएच लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये प्लस को आप एंड लेके चलिए तो इंडिविजुअल हो। मुझे बताइए क्या ये बंदा इंडिविजुअल है? बिल्कुल इंडिविजुअल रखता है। क्या ये रेजिडेंट है? सर अभी रेजिडेंट क्या होता है इसके ऊपर अलग से चैप्टर है, 4 लेक्चर लगेंगे। आप ये मान के चलो आप सब और हम लोग, हम इंडिया के रेजिडेंट है कि नहीं है? तो ये जनरल प्रेजम्पशन है, इंडिया में रहते हैं इंडिया के रेजिडेंट। और मुझे बता दीजिए टोटल इनकम 5 लाख उससे कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको मैक्सिमम रिबेट जो मिल सकती है वो 12,500। रिबेट बोले तो डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने रुपए का मिल सकता है? 12,500। पर सवाल ये है क्या इस भाई को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 11 लाख कमा रहा है जी, अमीर आदमी है जी, तो इसको रिबेट 1,42,000। दूसरी बात, अब सरकार कहती है कि मैंने डिस्काउंट दिया, अब मैं कुछ टैक्स लगाऊंगी और उसको बोला जाता है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है सर? टैक्स ऑन टैक्स। आपको ऑलरेडी एक टैक्स बना हुआ आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि इसको बढ़ा दूं, क्योंकि अगर आप एक लेवल से ऊपर कमाते हो तो सरकार कहते हैं तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्ही से तो टैक्स लेके मैंने गरीब लोगों को देना है। समझ रहे हो? तो बेसिकली सरचार्ज जो है ना बच्चे, अलग अलग रेट पे लगता है। हो सकता है 10% हो सकता है 15% हो सकता है 25% हो। ऐसे पता लगेगा? 1.5 ग्लास लगेगी सरचार्ज को। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड हुई तो सरचार्ज लगना चालू होता है। अब वो कैसे लगता है वो बाद में देखेंगे। 50 लाख से एक्सीड हुई, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। 50 से ऊपर होगी तो 10, 1 से ऊपर होगी तो 15, 2 करोड़ से ऊपर तो 25, 5 करोड़ से ऊपर तो 20। मुझे बता दीजिए इस केस में सरचार्ज लग रहा है क्या? इस केस में सरचार्ज, बट हमारे इंस्टीट्यूट में एक इंसान है जिसके ऊपर सरचार्ज लग रहा है, दुष्यंत सर। मेरा क्यों लगता है? दुष्यंत सर क्यों? खर्चे हो जाते हैं, फैमिली वाले इंसान पे भी पैसा बचता है ऐसा है। पर इनकम खत्म तो हुआ है ना? तूने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है? तो मुझे बताइए, अच्छा एक बात बताओ, अगर डॉट 50 लाख इनकम हो, नहीं टोटल इनकम डॉट 50 लाख, सरचार्ज लगता? नहीं लगता। आपको मेरे साइन पे ध्यान से देखना है, ग्रेटर देन। और अगर डॉट 5 लाख टोटल इनकम होती तो रिबेट मिलती। तो भी तुम्हें देख लो यहाँ पे एक पॉइंट का साइन लगा एग्जैक्ट चल रहा है बच्चा आपको। और अगर बाय चांस सरचार्ज लग रहा होता ना, जनरली बोल रहा हूँ, ये जो परसेंट है ये किसके ऊपर लगता है? जो ऊपर से टैक्स बना हुआ आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन ये इंसान बच गया बेटे, क्योंकि इतना कमा नहीं रहा है। 140 to 500 सर खत्म नहीं बेटे, नहीं। लास्ट पॉइंट, एड HEC। HEC की फुल फॉर्म बता। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर अब ये सेस क्या होता है ये बताऊंगा। 4%। सर ये लगेगा, इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होता, अगर ऊपर से टैक्स बनता हुआ है तो लगेगा ही लगेगा। तो एक बार निकाल दो जरा, कितना है? 5700। आप मुझे बता दीजिए कितना आ गया? 1 ओके, ये आ गया जी टोटल टैक्स
सर ये 4% वाला थोड़ा दोबारा बता दो। हाँ, क्या कह रहे दोस्त? सर ये 4% वाला। 4% वाला, हाँ ठीक है। आप एक चीज समझना, ये जो HEC होता है ना, इसका फुल फॉर्म लिखवा देता हूं मैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर ये ना गवर्नमेंट की कमिटमेंट है बच्चे कि ना हम लोग ना कुछ पैसा हेल्थ के टुवर्ड्स यूज करेंगे, कुछ पैसा एजुकेशन के टुवर्ड्स करेंगे। और जब आपका पर्पस डिफाइंड होता है ना, तो उसको टैक्स की जगह आप बस क्या बोल देते हो, सेस बोल देते हो। होता है टैक्स ही है, लेकिन व्हेन द पर्पस इज डिफाइंड, ये पैसा इसके लिए यूज होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? सर HCC सब पर लगेगा? सब पर लगेगा मैम, इस पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि इस पर लगेगा नहीं लगेगा। ऊपर से अगर टैक्स बनता हुआ आ रहा है तो आपके ऊपर HEC लगेगा। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? तो मेरे को बताओ, ये जो बंदा 11 लाख कमाता था, इसके ऊपर टोटल टैक्स कितना बना? ये कब पे करेगा? हाँ, सैलरी, चलो सैलरी की बात तो अलग है। ये पे कब करना है, इसके बारे में भी आज मैं बात करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर किसी की टोटल इनकम 8 लाख से, तो क्या तुम उसका टैक्स निकाल सकते हो? ट्राई करो एक बार। 8 लाख रुपए है जी, टैक्स कितना होगा उसके ऊपर? हम्म, 70, 8 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा? 70/400 निकाल दिया। मतलब ना, मतलब तुमको लगेगा कि सर ये ओरली हो रहा है, लेकिन ना टैक्स में ना कोई भी स्टेप छूटता है ना, गलती होने के बहुत चांस होते हैं, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा मैं भी निकाल देता हूँ। पहला तो नीले जी 12,500, और 5 लाख से लेकर 8 लाख, इसमें 3 लाख है, 3 लाख का 20%, 60,000, इधर कुछ भी नहीं आएगा। 72,000 आया था, ये आ गया सबका। रिबेट मिलेगी बच्चे आपको ना, पेपर में अगर कल को टैक्स कैलकुलेशन आएगी, आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर का फुल पेज, जिसमें इनकम भी निकालनी होगी, टैक्स भी निकालना होगा, तो ये फॉर्मेट आपको एज इट इज यूज करना है। अगर रिबेट नहीं है तो भी आपको लिखना पड़ेगा, रिबेट होती है, ये होता है, नहीं दे रहा। हाँ, तो आपका आ जाएगा 72,000 सरचार्ज, तो सरचार्ज भी नहीं है जी। और मुझे बता दो HEC कितना है बेटा? 4%। सॉरी, 72,500। सर एक बार सरचार्ज रिपीट करना। सरचार्ज अमीर लोगों के ऊपर लगता है जो 50 लाख से ऊपर होते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर 50 लाख से ऊपर है तो 10% रेट, और वो छोड़ दे, अभी 50 लाख से ऊपर होता है तो सरचार्ज लगता है, इतना समझ। इस केस में सरचार्ज नहीं लग रहा, इतना देखो पता होना चाहिए। 72,500, आप मुझे बताइए HEC कितना आ गया बेटा? 2,900। तो सर आपका टोटल आ जाएगा, क्लियर?
अगर टोटल इनकम 5 लाख है तो 0। देखते हैं जी, आ जाओ यही कर लेते हैं, अभी तो इधर जगह है तो तुम्हारे सामने कर देते हैं। 0 to 2.5 लाख मिल और 5 लाख तक है तो 2.5 से 5 तक ही आएगी, तो कितना आ जाएगा? आगे वाले में कुछ भी नहीं आएगा, इधर वाले में भी कुछ नहीं आएगा। कितना आ गया बेटा टैक्स? 12,500। ओ माय गॉड, रिबेट मिलेगी कितने रुपए की या 10,000 की? सर 12,500 मैक्सिमम है ना सर, तो दे दो ना 12,500 की रिबेट। तो टैक्स कितना आया? अब सरचार्ज लगेगा, नील बना हुआ आ रहा है, 4% नील का नील ही आएगा ना, जब ऊपर से टैक्स ही नहीं है तो 4% कहां से लग जाएगा? आप जानना चाहते थे ना बेटे मैं रिटर्न में क्या हूँ? अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा, सच्ची में यही भरा, मजाक नहीं, सच्ची रियलिटी है। 5 लाख रुपए की इनकम, रिबेट 12,500। या छिपके फेंक लेते इधर? ठीक है, मेरा आपसे सवाल, आपने ये निकाल दिया, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। 4,50,000 पे कितना आएगा बेटा? इधर बना देते हैं एक बार सर, पहले 2.5 लाख नील, उसके बाद आगे 2.5 लाख से लेकर, क्या बोलूं, 5 लाख बोलूं या 2.5 लाख से लेके 4,50, यानी कि कितना गया इस बैग में? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर कितना हो गया? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, टैक्स कितना आ गया? रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500 की, सरकार से 2,500 दे लो। हाँ, कभी ऐसा होता है बेटे मार्केट में गए तुम, 1,000 रुपए की टी शर्ट पे 1,200 का डिस्काउंट मिला, टी शर्ट भी आ गई 200 रुपए की ले आए। ऐसा तो नहीं होता ना, सरकार बोलती है मैक्सिमम, मैंने क्या लिखा है भाई, अगर टैक्स 10,000 है तो 10,000 ही मिलेगी ना रिबेट। तो बेसिकली रिबेट कितनी है? 10,000 मिल मिल। बताइए क्लियर है बच्चों, कैसे निकल रहा है? एक निकाल दो बस, सारे बच्चों को अगर सही आंसर आ रहा है तो मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, टैक्स बहुत सारे निकालने होंगे। टोटल इनकम अगर 36 लाख है तो टैक्स कितना? सर ये कौन है बेटा? कुछ नहीं बोल रहा मैं तो, इंडिविजुअल है, एज क्या है कुछ नहीं बोल रहा तो बिलो 16 है, ठीक है, नॉर्मल 36 लाख पे तो स्लैब चल रहा है। देखता हूँ 9 लाख। ऑनलाइन भी सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताना बच्चों। अर्पित, हर्ष, शिव, युक्ता जी, सारे बच्चे, आदित्य, ऑनलाइन मतलब अपना वो निकाल के ना बच्चे चैट बॉक्स में लिखना प्लीज। आगे अर्पित का आया है 928 200। आ गया सर, आ गया दीपक वापस कब आ रहा है? सर, आ जाऊंगा 28-30 के अंदर अंदर आ जाऊँ। प्रियंका जी का भी आ गया है 928 200। गुड, निकालो बच्चे, सारे बच्चों ने निकालना है, ठीक है।
आ गया लक्ष्य का इधर, विकास आ गया, देवेन जी, आशीष कहीं डाउट आ रहा है तो बता दो यार, आगे बढ़ू नहीं तो। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। हालांकि मेरे को आपको पर्सन की डेफिनेशन करानी है, पर्सन होता क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते पर्सन में, बहुत सारे लोग होते हैं। बट आइए अभी स्लैब रेट की बात चल रही है तो पहले स्लैब रेट की बात करते हैं। ये बनाना शुरू कर देना। आप नोट्स बना रहे हो साथ में या बाद में बनाओगे? साथ में बना लो बेटा, बहुत अच्छी बात। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी सर क्या होता है, छोड़ो ना, सिर्फ ऐसे ही लिखो, तुम्हारे ब्लड में चली जाएंगी सारी बातें। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये क्या होता है सर, आ जाएगी, पर्सन की डेफिनेशन ही है। और भी होते हैं कंपनी और यही यहाँ लिखूंगा, ठीक है। इनके ऊपर ना बच्चे, ये लोग या तो रेजिडेंट होते हैं या तो ये नॉन रेजिडेंट। सर हमें कैसे पता लग जाए, चैप्टर कराऊंगा, तुम हर किसी का बता दोगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जो रेजिडेंट होता है ना, उसके ऊपर स्लैब लगता है 0 to 2.5 लाख, 2.5 लाख to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख और 10 लाख। और ये आपने कर ही लिया है, निल 5%, 20%, 30%, यही कराना फिर स्लैब। सर ये लगता किसके ऊपर है? ये लगता है इंडिविजुअल के ऊपर जो कि होते हैं बिलो 60 इयर्स। अगर मान लो मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो जिस भी साल में मैं 60 साल हूं उस साल की इनकम पे ये स्लैब नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आप सब जब कमाओगे भी, मैं अगर अर्न कर रहा हूं तो मैं बिलो 60 हूं, तो मेरे ऊपर कौन सा स्लैब चल रहा है? ये वाला स्लैब, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। इंडिविजुअल जो भी बिलो 60 इयर्स है, और एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के ऊपर यही वाला स्लैब। सर एचयूएफ बिलो 60 नहीं है बेटा, इनकी लाइफ नहीं होती। इंडिविजुअल की तो एज होती है, लेकिन सर हो सकती है, ये कब रजिस्टर हुए उसके बेसिस में कुछ नहीं। सीधी सी बात है, एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल पर्सन, तुम्हारे ऊपर कौन सा स्लैब है? क्लियर है सर? सर एक स्लैब और है, 0 to 3 lakhs, 3 lakhs to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh, 10 lakh above। निल 5%, 20%, 30%। सर ये किसके ऊपर क्या लगता है? ये उन इंडिविजुअल के ऊपर लगता है जो कि 60 इयर्स और बट बिलो इट, 70 साल, 71, 72, 73, जब तक 79 तक हो, आपके ऊपर कौन सा स्लैब लगेगा? ये वाला। मेरा आपसे सवाल है, इन एचयूएफ एओपी बीओआई इनके ऊपर कौन सा लगेगा? वो ऊपर वाला ही लगा, उनका कोई सीनियर नहीं बन रहा है, समझ रहे हो? तो इसको क्या बोला जाता है? सीनियर और सर अगर कोई इंसान 80 का हो जाए तो? सर एचयूएफ वाला बताना कि एचयूएफ वाला कैसे उसमें आएगा। एचयूएफ की कोई एज नहीं होती, तो बोले एचयूएफ सीनियर हो गया, 60 साल का हो गया, ऐसा नहीं होता। एचयूएफ स्लैब नंबर 8, दैट्स इट। क्लियर है? एक आखिरी होता है बेटा, उसमें पहले 5 लाख मार्क होते हैं। अब जिन बच्चों का एग्रीकल्चर इनकम हो गया उनको समझ आ रही होगी वो क्या था, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। 0 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, 10 लाख।
पहले 5 लाख माँ, मेरा आपसे सवाल, अगला रेट क्या लिखूं? हर बार नील के बाद आता तो 5, पर 5 से 10 वाले में क्या है, क्या कहते हो? 20%। जो ब्लॉक चल रहा है ना, याद रखना, पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है यार, 5 कैसे नहीं है। 5 से 10 में हमेशा अगर आप देखोगे क्या है जी, 20%। ठीक है बच्चे, और ये वाला कितना है, 30%। और ये किसके ऊपर लगेगा सर? वो इंडिविजुअल जो कि 80 इयर्स और इनको बोला जाता है वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन में इनको बोला। बताइए कोई दिक्कत? गुड। 3 लाख कर लिए सर हमने। सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट हो तो कोई इंडिविजुअल, जैसे कि क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, ब्रेटली, इतने सारे बाहर के प्लेयर इधर खेलने आते हैं, अगर मैं उनकी बात कर लूं तो वो रेजिडेंट होते होंगे, नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। उनके ऊपर कौन सा स्लैब लगता है बेटा? उनके ऊपर आप ये लगा लो, सीक्वेंस से चल लेते हैं, स्लैब नंबर डी। 4, ये चौथा स्लैब है, और मैं चौथा स्लैब पता है क्या लिख रहा हूँ? 0 to 2.5 लाख, 2.5 लाख to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, 10 लाख अबव, मिल 5%, 20%, 20%। ओ माय गॉड, ये तो एकदम सेम नहीं लिख दिया मैंने। तो बेटा ये सेम ही है, इंडिविजुअल के लिए भी यही है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल, यही स्लैब है सर। इसके बाद कोई स्लैब, मान लो अगर एक इंडिविजुअल है वो नॉन रेजिडेंट है तो कौन सा स्लैब लग रहा है? ये वाला लग रहा है सर। अगर वो इंडिविजुअल 90 साल का है, नॉन रेजिडेंट और 90 साल का, तो कौन सा स्लैब लगेगा? एज का बेनिफिट नहीं है जी। एज का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इसको मिल रहा है जो लोग क्या है जी, रेजिडेंट। बताइए क्लियर है? गुड। यहीं पर ही हम एक छोटी सी बात लिख लेंगे, मतलब नोट्स ही बन रहे हैं तुम्हारे सारे, जब मैं इंडिविजुअल की बात कर ही रहा हूं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट, रिबेट किसको मिलती है सर? एलिजिबल असेसी। मतलब भाई किसके लिए है ये? असेसी होता है पर्सन ही। इनकम टैक्स में जब तुम जाओगे कल को टैक्स पे करोगे तो तुम्हें असेसी बोला जाता है, और तुम्हारी इनकम जो कैलकुलेट करता है उसे असेसिंग ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, एओ बोला जाता है शॉर्ट। तो एलिजिबल असेसी मतलब किसको रिबेट मिल सकती है? रिबेट मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। सर एचओएफ को नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती। किसको मिल सकती है? इंडिविजुअल, दैट्स इट। कंडीशन क्या है सर जी? कंडीशन ये है, अच्छा एलिजिबल असेसी में लिख दो यार, इंडिविजुअल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। और कंडीशन लिख देते हैं टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू। अगर ऐसा है तो कितने रुपए की रिबेट मिलेगी? ऐसे लिखूं मैं और साइंटिफिक तरीके से, आपको समझ आना चाहिए। लोअर ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड और 12,500। ओके, सोच के देखो जरा, सही है। अगर तुम्हारे टैक्स ही 8,000 है, आया था ना 8,000 टैक्स, मान लो कुछ भी, तो 8,000 या 12,500 दोनों में से तो लोअर लेवल पर रिबेट मिलेगी। समझ रहे हो? और अगर तुम्हारा टैक्स है मान लो 25,000, 12,500 से तो ऊपर नहीं जा सकते ना, तुम सरकार ने फिक्स कर रखा है ना, इसलिए मैंने फॉर्मूले को क्या लिखा है, लोअर ऑफ। ऐसे आपको बहुत बार लिमिट्स देखेंगे तो आपको खुद से एनालाइज भी एक पॉइंट आएगा कि तुम्हारे ब्लड में चला जाएगा कब लोअर हो रहे, हायर हो रहे, लॉजिक।
बताइए क्लियर है बच्चे? गुड सर। और बोलो, लो बेटे और सुन लो की बातें। अब मैं तुम्हारे को, तुमने टैक्स निकालना तो ये कर लिया है। एक देता हूं मैं। एज है 82 years। टोटल इनकम 18 लाख। टैक्स निकाल। प्रेजेंट। क्या हुआ, आ गया आंसर?
कितना आया 353 600 सारे बच्चों का आ गया। अरे भाई इतने अच्छे बच्चे, ये बड़ा कम होता है पता नहीं, तो अलग अलग आंसर आता रहता है बच्चों का। पक्का से सबका आ गया बच्चों, छा गए बेटा छा गए। चलो गुड। तो अब मैं आऊंगा दोबारा से इस बात पर, टैक्स खत्म नहीं हुआ अभी, 50 लाख से ऊपर का मैंने कराया नहीं अभी तक, तुम्हें अलग अलग लोगों का भी नहीं कराया। बट आओ अब एक नई चीज देखते हैं जो लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी करी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट। याद है बच्चे कुछ करा था सर? प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में है सर? ये है बेटा सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स। सर सेक्शन 1 क्या बता दूंगा, नेम ऑफ द, हमेशा सेक्शन 1 कौन सा होता है कुछ आइडिया तो बताते हैं। एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टाइटल, है ना, डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो सेक्शन 1 बताऊंगा आपको, ठीक है। और असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर इसमें लिखवा दूंगा नीचे। अच्छा पहले मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जो कराया था ना, अभी थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है बच्चे? 22 23, बिल्कुल सही। और इसका मतलब क्या होता है, 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23। मेरा आपसे सवाल, अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? अब आपको ये पता लग गया, लेकिन प्रीवियस से जनरली मतलब क्या निकलता है, एक साल पहले। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, लेकिन मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स वाले फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं करते, कहना वो भी यही चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं वो? प्रीवियस ईयर। उनका भी कहने का मतलब यही होता है 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23। ठीक है बच्चे। अगला है जी असेसमेंट ईयर। ये क्या होता है? असेसमेंट ईयर के बारे में मैंने तो बोला था, क्या होता है ये? इट इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर। जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उससे अगले साल को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। क्यों बोला जाता है मैं जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर? 23-24, 1/4/23 से लेके 31 मार्च। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अगर ये लॉजिक क्लियर है तुम्हें, तो अगर 10-11 है फाइनेंशियल ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर 10-11 है, तो मेरे को बताइए प्रीवियस ईयर क्या होगा? गुड। और असेसमेंट ईयर 11। और अगर असेसमेंट ईयर 18-19 है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? और प्रीवियस ईयर मेरे साथ अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया? 21-22 खत्म हो गया, ठीक है। 1/4/21 और ये जी 31 मार्च 22 ये खत्म हो चुका है। तो मैं इसको अगर बोलूं प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर कौन सा? 22। प्रीवियस ईयर से अगले साल को क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर में 22-23 में बेटा हर इंसान ने क्या करा होगा? कमाया होगा। इन प्रीवियस ईयर यू अर्न, जैसे 22-23 में क्या मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोग जॉब पर गए होंगे। मान लो कोई एक इंसान है जो यहाँ से गुड़गांव, आपका कोई फ्रेंड है, वो हर महीना अगर जॉब करता था और हर महीने उसे 1 लाख रुपए मिलते थे, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी होगी? 12 लाख। मान लो और कोई हेड में इनकम नहीं है, तो जीटीआई कितनी आ जाएगी? 12 लाख।
चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं है, नील है, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 12 लाख। तो मेरे कहने का मतलब है उस भाई ने प्रीवियस ईयर में कितने रुपए कमा लिए? 12 लाख, पहली बार। तो आप ये मान के चलिए कि एक इंसान है, उसकी टोटल इनकम कितनी है? 12 लाख। कौन से साल में कमाई है भाई? 21-22 में। ये डिटेल आपको सरकार को कब देनी है? 21-22 में जब कमा रहा हूँ हर महीने सरकार को बताऊं या असेसमेंट ईयर में बताऊं? Because in previous year you earn, in assessment year you assess, that is you calculate. In assessment year you assess the income earned in, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन आप कब करते हो? अगले साल करते हो। तो सरकार को डिटेल कब देते होगे? अगले साल। और ये अपने में एक और चैप्टर है, आप ये लेके चलिए। अभी आपने सुना होगा रिटर्न भर रहे थे लोग, किसी ने सुना? ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल्स की ड्यू डेट थी और भी कुछ कैटेगरी थी। तो बेसिकली 31 जुलाई 2022 इस डेट को आपने जो भी 21-22 में कमाया है वो आपको गवर्नमेंट को बताना। इस बार चेंज नहीं हुई थी, लीगल डेट यही है। इसके बाद लोग वेट कर रहे होते हैं 31 जुलाई को, हे भगवान काश सरकार एक्सटेंड कर दे, क्योंकि क्लाइंट इतने सारे होते हैं, सबकी रिटर्न भरी नहीं होती, या कुछ लोग वैसे ही लेट करते हैं इस उम्मीद में कि एक्सटेंड हो, क्योंकि अगर तुमने एक दिन भी और एक्सटेंड कर दी ना तो सीधा 5,000 का फाइन। समझ रहे? नहीं, वन टाइम। ठीक है, तो बेसिकली 31 जुलाई को आप क्या भरते हो बच्चे? मैं इसको ना शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ROI। मुझे फुल फॉर्म बताओगे? रिटर्न ऑफ इनकम। उस फॉर्म को ना बोला जाता है ये रिटर्न है, और किस चीज की रिटर्न है? ये इनकम। ठीक है जी। मेरा आपसे सवाल, तुमने कमाया प्रीवियस ईयर में, सरकार को तुम डिटेल सबमिट प्रीवियस ईयर में कर रहे हो या असेसमेंट ईयर में कर रहे हो? तो फिर चलो मैं पहले अभी सवाल रोक देता हूँ। इसका मतलब जब तुम असेसमेंट ईयर में डिटेल भरोगे तो मुझे बताओ तुम अपनी इनकम क्या दिखाओगे? इनकम अंडर द हेड सैलरी 12 लाख, और कोई हेड में अगर कुछ नहीं है तो GTI मेरा क्या आ गया? अगर मैं तुम्हें बोलूं मैंने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो 6 है nil। तो ये डिटेल है जो मैं सरकार को दे रहा हूँ। टोटल इनकम कितनी दिखा रहा हूँ? 12 लाख। मेरा आपसे सवाल, सरकार को टैक्स कर दूंगा प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट? प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर, बट कैलकुलेशन तो इधर हो रही है। सर असेसमेंट ईयर में दोगे ना? मैंने वीडियो देखी। हाँ, क्या कह रहा है दीपक? सर असेसमेंट ईयर में मुझे कैलकुलेट का तभी टैक्स दे पाएंगे। लॉजिकली तो अगर आप जैसे सोचोगे तो सर असेसमेंट ईयर में बैठा लॉजिक तो, क्योंकि भाई जब कैलकुलेशन ये भी चल रही है। लेकिन बेटे आपको क्या लग रहा है? सरकार मतलब तुम अप्रैल के महीने में पैसा कमाओ और इस अप्रैल के महीने की कमाई पे टैक्स सरकार कब ले? 1 साल 3-4 महीने बाद। आपको लग रहा है सरकार इस तरीके से ऑपरेट हो? मतलब मैं तुम सबको छोड़ दूं कमाने के लिए और तुमसे टैक्स लूं उस कमाई पर 1 साल 3 महीने बाद? तो बेटा सरकार ने मैकेनिज्म बना रखे हैं, ये तो ड्यू डेट है, मेरे को पे करना है, सबमिट करो डिटेल। लेकिन उसके ऊपर जो पैसा है ना, टैक्स इज पेड ऑन 12 lakhs in previous year itself. Okay, ये जी बात सर मैं कैलकुलेट ना करा तो एस्टिमेट बेसिस पे पे करो। पर सर एक्चुअल तो यहाँ हो रहा है, यहाँ मत करो एक्चुअल। 31 मार्च तक तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए। जब साल खत्म हो जाएगा निकाल नहीं सकते तुम, तो धीरे धीरे करके पे करो उसको। और क्या मैकेनिज्म से पेमेंट करते हो? ये 2 हैं जी, ये भी अपने में 2 चैप्टर है बेटा। एक है TDS, नाम सुना है ना? TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और एक होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स और TDS के थ्रू मान लो ये 12 लाख के ऊपर मान लो टैक्स है 2 लाख रुपए, मान लो
ठीक है, ये जो 2 लाख रुपए टैक्स है ना, ये साल खत्म होने से पहले सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर ये नहीं पहुंचा ना तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी। समझ रहे हो? एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है भाई, तेरी प्रीवियस ईयर की इनकम है ना, तो टैक्स भी सारा का सारा प्रीवियस ईयर में ही आता है। मेरा आपसे सवाल है, टीडीएस क्या होता है? मैं तुम्हें जस्ट एक आइडिया देता हूँ। मान लो अगर तुम्हारा मैम जॉब कर रही है और अगर मान लो मैं मैम को 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो साल की इनकम कितनी होगी मैडम? 6 लाख रुपये। लेकिन अगर उसके ऊपर 1,20,000 रुपये का टैक्स, मान लो 6 लाख के ऊपर टैक्स कितना मन करा रहा है? 1,20। तो ये जो 1,20,000 है, ये मैडम पे करेगी सरकार को या मेरे को पे करना पड़ेगा? मेरे को करना। क्यों? बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है टीडीएस। सरकार ने कंपनी के ऊपर, सरकार ने फर्म के ऊपर, सरकार ने जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर बोला हुआ है, अगर तू इसको पैसा देगा ना, क्योंकि वो पैसा इनकम है, तो उसमें से पहले कुछ टैक्स साइड कर दे, क्योंकि वो बंदा देगा नहीं देगा पता नहीं। आप एक चीज सोच के देखो, एयरटेल कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सरकार को एयरटेल को पकड़ना चाहिए कि सबका टैक्स काट के जमा कर, या एक एक एम्प्लॉय को बोले जमा कर? ऑब्वियसली एयरटेल। समझ रहे हो? ऐसे हजारों कंपनी है, करोड़ों एम्प्लॉयज है, मैं 1000 कंपनियों को पकड़ूंगा ना इन सबका टैक्स जमा करूंगा। तो जो कंपनी आपको सैलरी देगी ना, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है पहले डिडक्ट करके सरकार सबको जमा कराती है। तो आपके हाथ में जो सैलरी मिलती है वो टैक्स कटने के बाद में। अब आपको क्या लग रहा है इसका मतलब बर्डन कंपनी के ऊपर? कंपनी पूरा पैसा थोड़ा देगी। अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी है तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। 1 लाख में से 20,000 कट के मिलेगा, 80,000 मिलेगा। समझ रहे हो? जेब से तो तुम्हारी जा रहा है, अल्टीमेटली बर्डन तो तुम्हारे ऊपर ही है। ठीक है, तो मान के चल लो टीडीएस कटा है 1.5 लाख। मान लो पूरे साल कितना टीडीएस कट गया मेरा? 1.5 लाख। मेरे को बताइए एडवांस टैक्स क्या होता है? ये बेटा आपको खुद पे करना पड़ता है, सेल्फ, खुद से पे करना। एडवांस टैक्स आप खुद से पे कर रहे हो? नहीं, इसमें ना मैं छोटा सा लिख रहा हूं, उस इंसान को बोला जाता है डिडक्टर। आपकी कंपनी आपको जब पैसा दे रही है तो वो डिडक्ट कर लेती है, तो उसको डिडक्टर बोला जाता है। समझ रहे हो? आप सब बच्चे जब यहाँ पे फीस दे रहे हो टीडीएस काट रहे हो, इनकम तो हो रही है, दुष्यंकर की भारी इनकम। हाँ, क्योंकि आप एक चीज समझो ना, आपके ऊपर लगा दिया, हैंडल कर पाओगे टीडीएस? पहली बार तो नाम सुन रहे हो और बचपन से स्कूल में भी फीस दे रहे हो, कहाँ से लग जाएगा सब कुछ? ऑर्गेनाइज सेक्टर में लग रहा है। समझ रहे हो? तो वो समझोगे आप, टीडीएस के ऊपर 7-8 लेक्चर लगेंगे। मेरे को बताइए एडवांस टैक्स कितने रुपए पे करूं? भाई जब 2 लाख का टैक्स है, 1.5 लाख पहले पहुंच चुका, 50,000 और चला जाएगा। तो सिस्टम तो यही कहता है, पहले देख लो कितना टीडीएस कट गया, जो बच गया वो एडवांस टैक्स। सर ये कैसे होगा? तो चैप्टर है, एडवांस टैक्स भी चैप्टर है और वो भी चैप्टर है, पूरा दिमाग लगाएंगे। आप मुझे बताइए इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पेबल कितना है? 2 लाख। आप रिटर्न भरने वाले दिन सिर्फ ये बता रहे हो कि मेरा टीडीएस कटा हुआ है जी, मेरा एडवांस टैक्स कटा हुआ है जी। एडवांस टैक्स मतलब मैंने खुद जमा करा हुआ है। तो आप मुझे बताइए तुमको कितना टैक्स पे करना? क्यों? समझ आई बात? यहाँ तक क्लियर है? हो सकता है बना रहा हूँ केस। सर अगर सर ऐसा हो गया, चलो आपने जो केस बोला वही बना लेते हैं, मैंने गलती से 70,000 पे कर दिया, 50,000 की जगह 70,000 पे, तो मेरा टैक्स तो वही 2 लाख ही आ रहा है बच्चे। टैक्स तो 2 लाख ही आ रहा है। टीडीएस कितना बच्चे? एडवांस टैक्स कितना पे कर दिया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना ज्यादा पे कर दिया? 20,000 ना, रिफंड आ जाएगा। रिटर्न भरोगे जब, अपनी बैंक की डिटेल देना कंपलसरी होता है, पैसा तुम्हारे बैंक में आ जाएगा विद इंटरेस्ट। नहीं, इसी साल तुमको पुरानी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है। समझ रहे? जो साल की जो बात है उसे साल में, तो आपको ये जो पैसा मिलेगा ना, रिफंड मिलेगा, और साथ ही साथ में क्या मिलेगा आपको? 6%। फिर आपसे सवाल,
ये जो 6% इंटरेस्ट है या इनकम नहीं, तो ये जो इंटरेस्ट है बेटे लोगों के 200 करोड़ के रिफंड होते हैं जानबूझ के, खुद ही मतलब रिफंड डाल दो। हाँ एक बार से बोल ज्यादा वो सही तो है, पर अगर तेरा अमाउंट ज्यादा होगा ना तो तेरा केस भी फंस जाएगा। केस फंसने का मतलब होता है अमाउंट अगर 50-60 हजार है, तुम्हारा सिस्टम जनरेटेड अपने तुम्हारे बैंक में पैसा पहुंच जाएगा। अगर ये अमाउंट 4-5 करोड़ है तो सिस्टम बीच में रोक देगा इसको, इस बंदे को बुला लो, हो सकता है इसने कुछ जबरदस्ती का बनाया हो, समझ रहे हो। फिर तेरी बुक्स चेक करी जाएंगी, और बुक्स चेक करने का मतलब ये इनकम टैक्स वाला जैसे पैसे खाए, समझ रहे। तो बेसिकली मतलब कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाता, और वो रिफंड भी मतलब इन व्हाट सिचुएशन इतना रिफंड बन जाता है वो भी बताऊंगा। मैम अगर अमाउंट बड़ा होगा, आप गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा ले रहे हो, देने से पहले मैं चेक करूंगा उसको। क्या हाँ होता है, जहाँ पे अमाउंट बड़ा होगा मैं ऐसे थोड़ा ना थ्रू करने दूंगा। हाँ मैम, बट ऐसा हो सकता है ना कि आप मतलब मैं चेक कर, जब आपने पेमेंट करी तब कुछ चेक हुआ ही नहीं है। आज जब आप बैंक से मेरे निकाल रहे हो मेरे बैंक अकाउंट से, तो मैं सिस्टम में फॉर्मूला डालूंगा, जितना 1 करोड़ का रिफंड है उसको रोक के उनको नोटिस भेज कर, समझ रहे हो। सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला डाल दूंगा, आपके घर पे नोटिस आ एस्टिमेटेड डालेंगे, समझाने कॉन्सेप्ट समझ। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मैंने एडवांस टैक्स पे ही ना करा होता, जब मैंने 20,000 करा होता, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैंने नहीं करा, मुझे नहीं पता था, आपको पता था एडवांस टैक्स का प्रोविजन, ऐसे बहुत सारे लोगों ने उन्हें नहीं पता होगा। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, अगर तुम देखोगे टैक्स पेबल कितना आएगा, टीडीएस कितना कट गया था, एडवांस टैक्स कितना, अभी भी कितना बच रहा है, पे करना पड़ेगा। इसको आप जब पे करते हो इसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, खुद से मैंने कैलकुलेट करा है, इसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 148। मेरा आपसे सवाल, ये मैंने प्रीवियस ईयर में पे करा है कि असेसमेंट ईयर में पे? एग्जैक्टली, बिकॉज इन प्रीवियस ईयर व्हेन यू पे दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। अगर तुम 31 मार्च तक सरकार को कुछ भी दोगे ना, तुम खुद दे रहे हो, मतलब तुम्हारी इनकम तुम पेमेंट कर रहे हो, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवांस। लेकिन जैसे ही 1/4 शुरू हुआ, अब जो भी पेमेंट जाएगी अगर तुम खुद पे कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सरकार बाय डिफॉल्ट क्या चाहती है, सरकार चाहती है मेरे को 31 मार्च को कुछ आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो अब तुम अगर ये पे कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। कोई सेक्शन है 234A, 234B, 234C करके 3 सेक्शन एडवांस टैक्स में देखेंगे वो क्या समझ रहे हो। तो बेसिकली आपको सारा का सारा पैसा, अगर मैं स्टैंडर्ड तरीके से बोलूं, वो कब तक पे कर देना होता है बच्चे, प्रीवियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट। मैडम एक बात बताओ, मैं आपकी दुकान से एसी खरीद लेता हूँ, पेमेंट आपको 2 साल में चलेगा, समझ गए। सरकार को कैसा चाहिए, आप लेट करोगे मैं इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, चलिए गुड। तो मैं आपको सही एकदम स्पीड हमने बढ़िया पकड़ लिया वैसे। अच्छा एक चीज मैं बोल ही देता हूँ, बढ़िया से चल रहा, मैंने ना एक पॉइंट बोलना था इधर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर कितने महीने, फॉर 1 ईयर बोल लो या फॉर
12 months बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस ईयर कैन बी फॉर 12 months और लेस देन। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बात समझ आ रही है। पर सर एग्जांपल दे दो, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपकी जब जॉब लगी, मान लो इस साल तुमने कमाना शुरू कर दिया, ठीक है, मान लो लक्ष्य को कुछ इनकम होगी, अर्नड कैपिटल गेन्स इनकम, इसने ना कुछ गोल्ड बेच दिया, शेयर बेचे, पहली बार तेरे को इनकम होगी। कौन सी डेट है, आज क्या डेट है? ऑन 18th of August 2022 is the first time he has earned, या आप ये ले सकते हो फर्स्ट टाइम he has started a business and this is his first job, जब ये कमाना शुरू कर रहा है। आपकी जिंदगी में भी आएगा ना वो पहला दिन, है ना? मेरा आपसे सवाल है, तो लक्ष्य का प्रीवियस ईयर क्या? 22-23 है ना, 22-23। बट अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाऊं, एग्जाम पर्पस से बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बोलूंगा 18/8/22 से लेकर और इसका मैं असेसमेंट ईयर बोलूंगा। असेसमेंट ईयर पूरा रहता है, लेकिन जब भी तुम पहली बार कमाओगे, पहली बार अगर अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर दो, पहली बार दुकान स्टार्ट कर दो, पहली बार जो भी तुम कमाओगे, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ योर यू स्टार्टेड ऑन। और अब इसमें सर अर्न करने का क्या मतलब है? मैं नौकरी पे गया, आज सैलरी आ रही है, 1 महीने बाद क्या मतलब है? ये सारी बातों में नहीं जाना, ठीक है? आपको सिर्फ ये समझना है कि ये डेट आपको दी होगी, अगर पीओपी की अर्न करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए गुड। क्या टाइम हो गया? टाइम हमारा हो गया या बचा हुआ? अकाउंट्स की कितने बजे क्लास है? 3:30। मैंने कितने बजे स्टार्ट करा था? बहुत सही जा रहे हो आप, हैं? 3:15 स्टार्ट करा था? नहीं, अकाउंट्स 3:15 पर है। हाँ तो फिर इतना रख लेते हैं, है ना? तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ पर्सन की डेफिनेशन, सरचार्ज, ये सारी बातें भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए इतना रखते हैं। नोट करना है ऊपर वाला। सर अकाउंट्स के लिए कितना हो जाएंगे? 3:30। अकाउंट्स अगली क्लास उसके बाद कब है? 3:30 है। अरे अब ठीक है, अब 3:30 आना है। ठीक है 3:30 है, 3:30 आना, ठीक है साहब। और अगली टैक्स की कब है फिर हमारी? 4:30। अलग उसमें आज में क्लबिंग स्टार्ट करते हैं। क्लबिंग तूने ले लिया था वैसे?